भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं और भारत की रूस पे डिपेंडेंसी भी रही, ख़ास तौर पर वेपनरी की दुनिया में, और तल्लक भी बहुत रहा। अब रूस के रिश्ते चाइना के साथ बहुत बढ़ रहे हैं और भारत और चाइना के रिश्ते बहुत बड़ी तजारत होने के बावजूद स्ट्रेंड रहते हैं चाइना की एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी की वजह से। अब चाइना और रूस एक दूसरे के बहुत करीब जा रहे हैं। वेस्ट ने यूक्रेन के हालात की वजह से रूस को मजबूर कर दिया है कि वो चाइना की गोद में बैठे। तो इस सारी सूरत हाल पे इम्पैक्ट रूस और भारत के रिश्तों पे क्या पड़ेगा, ग्लोबल जो स्ट्रैटेजी है उस पे क्या पड़ेगा, इस पे बातचीत हम बहुत ही महान हस्ती के साथ कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मिस्टर शंकर जी के साथ, जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और मैं भी उनके साथ जुड़ता रहता हूं। हम उनसे इंसाइट जानना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया। थैंक यू और नमस्ते सबको। टैग टीवी और आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत दिन के बाद हम जुड़ रहे हैं और सही आपने सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया जी सर। वैसे तो सर ऑन मैं विच वी आपके कैन साथ टॉक। डिस्कशन वो पाकिस्तान की मिलिट्री के हालात पे ज़्यादा करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है वो एक रिटायर्ड भारतीय जर्नैल की बातें सुनना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी का जो हाल है वो आपके यहाँ भारत में आर्मी के हाल से बहुत ही मुख्तलिफ है। तो वो जानना चाहते हैं। मुझे याद है जब मैंने इस मौजू पे आपके साथ पहला शो किया तो पाकिस्तानी वर इन शॉक कि भाई भारत के आर्मी जनरल्स, चाहे वो सिटिंग हो चाहे रिटायर्ड हो, कितने हम्बल होते हैं। सिचुएशन इज़ डिफरेंट देयर। सर, अब आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए चुना वो आपके दिल को बहुत करीब है, इसलिए कि आप इस पे बात करते रहते हैं अपने गनर शॉट में भी, और मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि आपका भी यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। बहुत ही डीप बातें होती हैं। तो सर, ये जो रिश्ते हैं अब भारत के रूस के साथ, रूस की चाइना के साथ कुर्बतदारी बढ़ने के बाद, ये कितने मुतासर होंगे? मैं डायरेक्ट सवाल की तरफ आता हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि रूस और भारत का जो रिश्ते हैं बहुत गहरे रिश्ते हैं और ये हमारे लिए और रूस के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। इसी ऐसे ही इसका वर्डिंग्स है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। तो दिस हैज टू बी सीन कि अभी जो हाल में रशिया और चाइना के बीच में जो गठबंधन उभर के आ रहा है, उसके तहत ये रिलेशनशिप का क्या हाल होगा। सो टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंडिया रशिया रिलेशनशिप, हमें थोड़ा चाइना और रशिया का डील में क्या है, उसका क्या मायना है, उसके ऊपर मैं 2 मिनट फर्स्ट आई स्पीक। देखिए, ये 2019 में ये कोविड शुरू होने से पहले, इनफैक्ट यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने से पहले, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पुतिन और जी जिनपिंग के बीच में एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप का बात हुआ था। उसके बाद अभी 4 साल के बाद अभी बात हो रहा है। ये जो पार्टनरशिप है जिसमें मिलिट्री, डिप्लोमेटिक सब कुछ है, इकोनॉमिक एंगल सब कवर कर चुके हैं, पर ये जो बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये नो लिमिट्स का शब्द नहीं है अभी, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्टनरशिप हैज मोर लेयर्स देन व्हाट इट सीम्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग, इसका इकोनॉमिक वैल्यू कम है, जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू ज्यादा है। वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो रशिया और चाइना का जो जोड़ है, इट इज एम्ड एट यूएसए, और इसमें एक नया ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं। इसमें एक नया
ट्रेड और फाइनेंशियल अरेंजमेंट ग्लोबली स्थापित करना चाहते हैं। इट इज वन ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। चाइना नीड्स रशिया एज मच एज रशिया नीड्स चाइना, क्योंकि रशिया जैसे आपको पता है इज स्टक इन द यूक्रेन वॉर। चाइना इज स्टक इन साउथ चाइना सी एंड इन ताइवान, वहां थोड़ा गर्मी हो रहा है, बट चाइना डज नॉट वांट टू गेट स्टक लाइक रशिया। और दूसरा बात यह है कि चाइना का अर्थव्यवस्था थोड़ा डाउन में है आजकल, इट्स इन अ डिक्लाइन, एंड टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी चाइना ने ओवर प्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर सिस्टम्स, स्टील वगैरह, और ये डंप करना चाहते हैं यूएसए और ईयू में, पर वहां से हो नहीं रहा है। राइट, अगर चाइना रशिया को ओवरटली सपोर्ट करेगा तो चाइना विल बी अंडर सैंक्शंस। जहां रशिया वाज सैंक्शन प्रूफ टू अ लार्ज एक्सटेंट, चाइना इज नॉट, इट इज वल्नरेबल। तो दिस पार्टनरशिप हैज लेयर्स। ओके, ये है उनका पार्टनरशिप। बट बिफोर आई टॉक ऑफ द इंडिया रशिया फैक्टर, हमें ये ग्लोबल डायनेमिक्स समझना होगा, और इस ग्लोबल ऑर्डर और डायनेमिक्स में भारत का क्या स्तर है, इसके बारे में हमें थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि ये बदल गया है काफी। कुछ दिन पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक कार्टून निकला था, और उस कार्टून में दुनिया का ग्लोब का एक कपड़े के ऊपर प्रिंट था, और ये चारों कोने में एक बाइडन, एक कोने में जी जिनपिंग, तीसरा कोने में पुतिन, और चौथे कोने में नरेंद्र मोदी का कार्टून लगाया। इसका मतलब ये है कि वो मानते हैं चाइना में कि दुनिया के 4 बड़े देश में वो है यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया। ओके, अगर वो ये मानते हैं तो ये 4 देशों का जो बीच में इंटरप्ले अगर बिना समझे हम इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप के ऊपर तवज्जो देंगे तो गलत होंगे। तो आई विल स्पेंड 1 मिनट ऑन दैट। अगर आप देखेंगे वो जो कार्टून को मैंने एक क्वाड्रिलैटरल या ग्लोबल बैलेंसिंग क्वाड्रिलैटरल में बदली किया था, और उस ग्लोबल क्वाड्रिलैटरल में अगर आप देखेंगे यूएसए और इंडिया के बीच में आकर्षण है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो क्वाड्रिलैटरल के दूसरे कोने में, ऑपोजिट कोने में, चाइना और रशिया का बीच में आकर्षण है। इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे, चाइना और इंडिया के बीच में तनाव है, चाइना और यूएसए के बीच में तनाव है, इंडिया और रशिया के बीच में आकर्षण है, और यूएसए और रशिया के बीच में तनाव है। तो इस बैलेंस, ये जो आउट ऑफ बैलेंस है पूरा क्वाड्रिलैटरल, चारों बड़े देश दुनिया के, पर इसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं। ये कांस्टेंट्स क्या है? ये बदलेगा नहीं। इसमें फर्स्ट चीज ये है, जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया और चाइना का जो तनाव, टेंशन, एडवर्सरियल रिलेशनशिप, ये चलता रहेगा, ये घटेगा नहीं। दूसरा बात, इंडिया के लिए रशिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और यूएसए के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट, ये नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं हम। तीसरा बात यह है, भारत का स्थिति ग्लोबल बैलेंस में, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में पहले एक स्विंग स्टेट का था। मतलब जिस साइड भारत झुकता था उस साइड का पलड़ा भारी हो जाता था। आजकल वो स्थिति बदल गया है। भारत इज नाउ अ हेवी वेट इन इट्स ओन राइट। पीपल कंसिडर इंडिया टू बी अ बैलेंसिंग स्टेट इन ग्लोबल अफेयर्स। तो ये बात जो है ना, सबको समझ में आना चाहिए।
सो नाउ विल स्टार्ट रशिया चाइना का जो ये गठबंधन शुरू हुआ है उसका भारत के साथ क्या असर होगा। जहां तक चाइना का सवाल है, बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। हमारा बीच में 1 to 1 जो संबंध है जिस तरीके से हैं वो चलते रहेंगे। तनाव होगा हमारे बॉर्डर के ऊपर, तनाव होगा इंडियन ओशन के ऊपर, तनाव होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और इन ऑल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हमारा और चाइना का तनाव होगा। हमारा दृश्य और ओपिनियंस विल क्लैश, so that's a given. But let us talk about India and Russia. जहां तक इंडिया एंड रशिया का सवाल है, दोनों देश एक दूसरे को की जरूरत है। वी नीड ईच अदर। अगर हम देखेंगे रशिया को इकोनॉमी चलाने के लिए इंडिया नीड्स टू बाई ऑयल, नहीं तो रशिया और कहीं बेच भी नहीं सकता। कुछ हद तक चाइना में बेच रहे हैं पर उससे बाकी they have to sell to India. Okay. Russia needs Indian support politically and geopolitically to continue with its war in Ukraine. और अगर कल पीस होगा तो it needs India's support to mediate between Ukraine and Russia, क्योंकि हमारा संबंध यूक्रेन और रशिया के बीच में अच्छे हैं। और मोदी जी जो हैं वो एक ही दिन में दोनों लीडरों के साथ बात किए हैं। और मोदी जी का स्तर ये है कि उन्होंने जाके पुतिन को बताया कि भाई ये लड़ाई का युग नहीं है, अगर आपको याद है तो रशिया के लिए इंडिया इज मेजर पार्टनर फॉर एवरीथिंग। यहां तक पुतिन खुद बता चुके हैं कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ परमानेंट मेंबर। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, 2-3 महीने पहले की बात है। राइट। जहां तक आपने बोला कि हमारा जो डिपेंडेंस रशिया के ऊपर फॉर डिफेंस पर्पसेस है, मैं इसमें कुछ चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। एक जमाने में हमारे पास बहुत रशियन इक्विपमेंट थे और अभी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आजकल रशिया से आर्म्स इंपोर्ट कम हो गया है। वो 2 वजह से है। एक तो रशिया इज नॉट एबल टू एक्सपोर्ट क्योंकि उसको खुद इंपोर्ट करना पड़ रहा है एमिनेशन वगैरह वगैरह बाकी देशों से, क्योंकि उसको लड़ाई के लिए चाहिए। दूसरा, हमारा आत्मनिर्भरता का ये जो अभियान चला है उसके तहत वी आर रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। तो अगर आप ये दोनों देखेंगे तो हमारा डिपेंडेंस ऑन रशिया हैज रिड्यूस्ड। In fact, our exports of certain Russian spares have increased to other countries. So, but we are still dependent on Russia for support at international level, right? At UN. And ये historic है, ये अभी से नहीं, पिछले 75 साल से चला आ रहा है और ये घटेगा नहीं। So दिस बेसिक जो नींव है, जो इंडिया रशिया रिलेशनशिप है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता ना उखाड़ सकता है। ओके, जहां तक रशिया चाइना और रशिया का जो गठबंधन है हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हमें पता हो। वी शुड बी क्लियर कि रशिया डज नॉट वांट टू कंप्लीटली डिपेंड ऑन चाइना ऑल्सो। So Russia will use India as a hedge against China. जब तक इंडिया के साथ मेल मिलाप अच्छा है, वो चाइना को बता सकता है कि भाई हमारे पास इंडिया भी है, आप ही नहीं हो। राइट। हमारे लिए रशिया क्या है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है विद चाइना, कि भाई चाइना को बता सकते हैं कि भाई आप तो दोस्त हो, उसको जरा समझा देना कि करना क्या है, नहीं करना क्या है। So that I think is a very important channel of communication, जिसमें रशिया का ये आ जाता है। ओके, इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो नया डील बिटवीन रशिया एंड चाइना हो चुका है, वी हैव टू रीसेट आवर इक्वेशंस टू सम एक्सटेंट, और एक नया बातचीत शुरू करना पड़ेगा
कि इसका हमारे रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ेगा. So this is the first thing. The second thing which I want to say is a bit of this relationship कि ये इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर क्या असर पड़ेगा. आप देखिए ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में चाइना और रशिया के साथ हम इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हैं. और सबको पता है यहाँ चाइना क्या है, वो कर रहा है कि डी डॉलराइज करो, वो अपना ग्लोबल ऑर्डर इनके जरिए इख्तियार करो, राइट. द साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, वो जो फ्रेजियोलॉजी है इसमें ले आइए और इसमें हावी हो जाओ. और इसमें क्या है कि कुछ हद तक रशिया इनके साथ है, ओके, बिकॉज ऑल दिस इज अगेंस्ट यूएसए. इट्स एन ऑल्टरनेट ग्लोबल ऑर्डर टू यूएसए, एंड सो चाइना इज हैप्पी विद इट, बट वी आर नॉट हैप्पी विद इट. तो वी नीड टू हैव रिकैलिब्रेशन. हमने करना क्या है, क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन के बारे में सब बात करते हैं, अगर डॉलर हट गया तो फिर वो यूएन आएगा. यूएन हमारे लिए ठीक नहीं है, राइट. सो वी हैव टू हैव अ न्यू कॉन्वर्सेशन विद रशिया. वी ऑल्सो हैव टू हैव अ न्यू कॉन्वर्सेशन विद रशिया ऑन आवर रोल इन क्वाड, क्योंकि क्वाड कुछ हद तक अगेंस्ट चाइना है, इसमें डाउट नहीं है, पर अभी नया परिस्थिति में ये क्वाड का क्या आकार होगा, रशिया के साथ क्या संबंध होंगे, ये देखने वाली बात है. तो वी नीड टू हैव अ फ्रेश लुक एंड रिकंसिडर दीज 2-3 थिंग्स. ओके, नेक्स्ट थिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो गठबंधन है चाइना और रशिया जो है, वो ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ एक बड़ा अलाइनमेंट रखना चाहते हैं अगेंस्ट यूएसए. बट इसमें वी विल गेट अफेक्टेड बिकॉज देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो एंड खास करके ईरान, जहां कुछ इंस्टेबिलिटी होगा क्योंकि प्रेसिडेंट रईसी का डेथ हो गया है और नया प्रेसिडेंट जब आएगा, देयर इज गोइंग टू बी बाउंड सम इंस्टेबिलिटी देयर. So we need to recalibrate our equation in this whole story with Iran and Russia in the light of this new axis which is coming, backed by China, Russia, Iran and North Korea. So this is one thing which we have to be careful of. The next part of the story is China is promoting Russia to develop good relations with Pakistan. और इन दोनों के बीच में भी कुछ सुलह होने का अंदेशा है. ये भी हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है, और रशिया के साथ थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप जो भी करोगे थोड़ा सोच समझ के कीजिए. और मेरे ख्याल में रशिया समझ जाएगा, क्योंकि हमारा रिश्ते नाते अच्छे हैं. देन अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए रशिया का जरूरत है हमें, और ईरान का भी जरूरत है हमें, राइट, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें हेल्प नहीं करेगा. तो टू दैट एक्सटेंट इवन दे नीड इंडिया, क्योंकि दे आल्सो नीड इंडिया. सो द रिलेशनशिप विल नॉट गो ऑफ ट्रैक. एंड लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि म्यांमार जो है हमारे जो ईस्ट में है, वो काफी प्रॉब्लम में है. और सब लोग जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, they'll be surprised to know that Russia has got tremendous influence in Myanmar. क्योंकि म्यांमार के अंदर जितने हथियार हैं, आर्म्स हैं, वो सब 80% रशियन है. तो अभी जो हालत है वहां चाइना का भी हाथ है अंदर, हम भी वहां कहीं वी हैव आवर प्रॉब्लम्स इन म्यांमार. म्यांमार का गवर्नमेंट खुद प्रॉब्लम्स में है. तो वहां और म्यांमार में शांति स्थापित करना हमारे हित में है. उसमें रशिया का हाथ होगा और उसको हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है. और मोटे मोटे तौर पर ये है असर ऑन इंडिया रशिया रिलेशनशिप, और इसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं
और आने वाले वक्त में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैंने थोड़ा बता दिया। तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और व्हाट एवर इश्यूज वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। जी, आपने बड़े तफसील के साथ ये कॉम्प्लेक्स जो रिश्ते हैं और जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इन सब देशों का, वो हमें बताया। आपने पीछे बात की कि मैं उस पर भी बात करूंगा आपसे कि स्पेशल स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है भारत और रशिया के बीच में। उसके बारे में हम ज़रा थोड़ा और जानना चाहेंगे वो क्या है। मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत बुनियादी तौर पर रशिया के साथ भी अपने रिश्ते कायम रखे हुए हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी अब भारत की जो साझेदारी है, हमने ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स में देखा, वो भी बढ़ी है। और फिर यूक्रेन पे रूस के हमले के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड का भारत पे दबाव आया कि आप रशिया से अपने रिश्ते नाते तोड़िए। और जब वेस्टर्न सरकारों ने समझा कि भारत के लिए पॉसिबल नहीं, तो फिर उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को भारत के पीछे लगा दिया, जो डिफरेंट थिंक टैंक्स हैं उनको भारत के पीछे लगा दिया। मगर भारत अपने इंटरेस्ट पे कायम है, अपनी जो बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है वो कायम है। तो हमें नहीं लगता कि रूस यूक्रेन की वार थमेगी आने वाले सालों में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं दलदल है जिसमें वेस्ट भी फंसा हुआ है और रूस भी फंसा हुआ है। और भारत के जो रिश्ते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ आगे और बढ़ रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में भारत यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे कर पाएगा? राइट, ये तो बैलेंसिंग हो ही रहा है। राइट, क्योंकि हमने पहले ही यूएसए को बता दिया कि भाई हमारा जो रिश्ता है रशिया के साथ बहुत पुराना है और हम ऐसे तोड़ नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अगर आपने कोई एक टैंक ले लिया रशिया से, और आपने टैंक ले लिया 20 साल पहले, ठीक, 20 साल पुरानी टैंक ले लिया आपने, पर एक टैंक जो सर्विस में रहता है वो तकरीबन 40 से 50 साल रहता है विद अपग्रेड्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। आप अगर चाहते हो कि भाई कल के दिन एक जिससे आपने टैंक लिया उसके साथ रिश्ता खत्म करे, तो कल के दिन वो टैंक का क्या हालत होगा? वो तो एक लोहा हो जाएगा और कुछ नहीं। यू नीड टू हैव दोज लिंकेजेस कैन नॉट बी ब्रोकन ओवरनाइट, राइट। और ये लिंकेजेस अगर हम ब्रेक करेंगे, फॉर आवर ओन सिक्योरिटी यू हैव टू हैव एन ऑल्टरनेटिव। और वो ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स चाइना और पाकिस्तान के साथ हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, राइट। और वो ऑल्टरनेटिव नाइदर विल यूरोप फुलफिल इट नॉर विल यूएसए फुलफिल इट। वो फ्री में देंगे नहीं, वो इक्विपमेंट देंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, और हमारे पास वो क्षमता नहीं कि पूरा नया इक्विपमेंट लो और नया ट्रेनिंग करो वगैरह वगैरह। ये हमने साफ तौर पे बता दिया कि भाई ये हो नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि जो 50 साल 60 साल का रिश्ता है वो एक ही दिन में खत्म हो, और वो जो लिंकेजेस एक ही दिन में खत्म हो, तो नहीं हो सकता। तो ये तो बॉटम लाइन उनको पता था, राइट। सो आई थिंक दे हैव कम टू एन अंडरस्टैंडिंग। खास करके यूएसए इज वेरी क्लियर अबाउट इट। उनके लिए भी देखिए, अभी रशिया के साथ बात करने के लिए उनके पास और कौन रहा है? वो बात नहीं कर सकते। ना यूरोप बात कर सकता है रशिया के साथ, ना यूएसए बात कर सकता है, चाइना भी बात नहीं करेगा। तो रहा क्या? वही वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दृश्य देखिए दोबारा, सिर्फ इंडिया ही बचा है जो रशिया के साथ बात कर सकता है, और सिर्फ इंडिया ही बचा है जो दोनों यूक्रेन और रशिया और वेस्ट को बता सकता है भाई थोड़ा कम कर लो। तो इंडिया पोस्चर आई थिंक एवरीवन नोस। ओके, दूसरी बात यह है कि सब बोल रहे हैं कि भाई आप तेल ले रहे हो उनसे। बात यह है कि हम तेल तो ले रहे हैं उनसे, उसको रिफाइन करके हम किसको दे रहे हैं? हम दे रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को। यूरोप को जा रहा है हमारे से रिफाइंड तेल, और यूएस से जा रहा है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ग्लोब पूरा इंटरनेशनल ऑयल का स्तर बढ़ जाएगा, पेट्रोल का स्तर बढ़ जाएगा, और महंगाई हो जाएगा।
इन्फ्लेशन, वैसे भी पूरा यूरोप और अमेरिका में इन्फ्लेशन इज रनिंग हाई, इट विल ओनली गो मोर। सो इट इज अमेरिका हु सेड प्लीज कंटिन्यू टू, हम कुछ बात नहीं करेंगे, आप खरीदते जाओ। और एज फार एज यू बाई इट अंडर द प्राइस कैप जो अमेरिका ने बताया है, थिंग्स आर ओके। ये तो बात ये व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने खुद बता दिया। So I think that's how we are balancing the whole thing, and we are balancing it well. You can't have two systems which don't talk to each other and which are at conflict with each other without someone to do the balancing. यहाँ आता है जो मैंने वो क्वाड्रिलैटरल में दिखाया आपको कि बैलेंसिंग रोल ऑफ इंडिया। अभी स्विंग नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, बट वी आर बैलेंसिंग इंटरेस्ट इंटरनेशनली। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। नहीं, बहुत बढ़िया ढंग से आपने इस बात को वाजे किया, और ये बात हमारे व्यूअर्स भी समझ रहे हैं कि जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ नज़र आ रही हैं इस पूरे क्वाड में, अब ये डिफरेंट क्वाड है। वो क्वाड है जो अमेरिका का, भारत का, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का, वो तो है सॉर्ट ऑफ टू काउंटर चाइनाज एक्सपेंशनिज्म। मगर ये वाला जो क्वाड है, ये एक ऐसा क्वाड है जिसमें सब पावर्स एक दूसरे को बैलेंस भी कर रही हैं और एक दूसरे के एंटी भी खड़ी हुई हैं, लेकिन ये यहाँ पे रीबैलेंसिंग हो रही है। अब इस सिचुएशन में हमें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो आपने बात की कि भारत अब स्विंग स्टेट नहीं रहा, अब बैलेंसिंग पावर है, तो भारत, पक्की बात है कि अब दुनिया के 4 बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक है। जैसा कि इस ग्राफ में जो आपने मुझे भेजा, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस प्लैनेट के इस वक्त। तो भारत की ये पोजीशन आपको आगे इसी तरह ही चलती नज़र आ रही है? और कोई डाउट ही नहीं है मेरे को, राइट? बिकॉज भारत का इकोनॉमी बढ़ता जाएगा। अभी देखिए ग्लोबल, अभी इससे पहले ही मैं आपके सारे जितने देख रहे हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गनर शॉट में मैंने हाल ही में 1 घंटा पहले एक वीडियो जारी किया था ऑन ग्लोबल हॉटस्पॉट्स, और वहां बात कर रहा था एक और जनरल हसनैन साहब से, और उसमें हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन के बारे में, गाजा में क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, ईरान में क्या प्रॉब्लम है, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है। हमारे तरफ से ये 5 हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया में आज के दिन। और अगर हम पूरा देखेंगे तो इस वक्त भारत किसी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और भारत इज इन अ स्वीट स्पॉट, इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट इकोनॉमिकली। सब आ रहे हैं यहाँ। हमारा इकलौता इकोनॉमी है जो 7% के करीब इकोनॉमी बढ़ रहा है, बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। चाइना का बोल रहे हैं 5% बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में वो थोड़ा झूठा है। उनका खुद का विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि वो 2 या 3% या मैक्सिमम 2-3% हो सकता है। ओके, तो अगर आप इकोनॉमिकली बढ़ रहे हो और आपको वेस्टर्न अरेबियन सी में स्थिति संभालने के लिए हमने नेवी भेज रखा है जो पायरेसी को रोक रहा है, और वो यूएसए के नेवी के साथ मेल जोल के वो रेड सी कॉरिडोर को ओपन रखा है, तो भारत का जो वेट है आगे जा रहा है ऊपर। और यही नहीं है, हम फिलीपींस जैसे देश में हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मेनिया में हमारे गन्स और मिसाइल रॉकेट सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बदल गया स्थिति। और हाल ही में एक्चुअली टुडे, आज के वक्त हमारा एक जहाज फिलीपींस में है ऑन अ पोर्ट कॉल, राइट? सब बोलते हैं कि चाइना का जहाज जो है इंडियन ओशन में घूम रहा है, हमारा जहाज आज के दिन वेस्टर्न पैसिफिक में है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत का जो वेट है ग्लोबल अफेयर्स में बढ़ रहा है। बहुत देश जो हैं वो दे वांट भारत एज अ हेड्ज अगेंस्ट चाइना और यूएसए, राइट? यहां तक कल या परसों की बात है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में मैंने आर्टिकल देखा कि
भारत जो है हैज बीन सक्सेसफुल इन कीपिंग चाइना आउट ऑफ श्रीलंका। सब बोलते हैं हम्बन टोटा, हम्बन टोटा, हम्बन टोटा में चाइना ने एक पोर्ट यू नो वो 99 ईयर्स में लीज ले लिया। बट एक महीने पहले उसके हम्बन टोटा के बाहर जो एक एयरपोर्ट था जो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो रशिया के साथ हमने ले लिया लीज में। तो जहां चाइना वहां पोर्ट ऑपरेट कर रहा है, हम उसके बाहर एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं, बैलेंसिंग। कुछ दिन पहले सब बोल रहे थे कि मालदीव्स में चाइना का बात चल गया और इंडिया आउट हो गया वगैरह। वही मालदीव्स का फॉरेन मिनिस्टर आया था पिछले हफ्ते और लोन री क्या बोलते हैं उसको, ऋण रीस्ट्रक्चरिंग का। चुकाने का जी। रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ही केम। एंड सो इंडिया इज बिग। अगर कोई सोचता है कि इंडिया इज नॉट बिग, वो फिर आई मीन ही इज इन द रॉन्ग बस। और बात यह है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो चाइना वाला बोल रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का जो कार्टून मैंने आपको दिखाया वो बोल रहा है। तो इंडिया थिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट टुमारो, इनफैक्ट टुडे एंड टुमारो। और इसी बात पे आपने जो बात किया था कि इंडिया और रशिया का जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट स्ट्रेटेजिक जी। रिलेशनशिप? जी। कैन वी स्पेंड 2 मिनट्स ऑन दैट, श्योर बिकॉज श्योर ये श्योर। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। देखिए, ये जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, ये इट गोज बैक इनटू द प्रीवियस सेंचुरी। यू नो 71 वॉर में इट वाज रशिया विच स्टूड बाय अस। अगर जिसको पता नहीं है, 71 वॉर से पहले जब ये रेफ्यूजीज बांग्लादेश से हमारे यहाँ आने लगे, तो उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी वो गई थी यूएसए, पूरा यूरोप कैपिटल्स में गए उनको समझाने कि भाई ये हालत है, आप पाकिस्तान के ऊपर रोक लगाइए, कुछ करो। जब हुआ नहीं तो ये गए मॉस्को में जाके उन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था। उसके तहत वो हमें पूरा मिलिट्री हेल्प उस वक्त से जारी हुआ था। और उस वक्त यहाँ तक यूएसए ने 7th फ्लीट भेजा था टू इंटरवीन इन द बांग्लादेश वॉर। यहाँ बे ऑफ बंगाल में घुसे थे, तब रशिया हमारे साथ खड़ा था और उन्होंने भी उनका वॉरशिप्स को भेजा था इस इलाके में। तब जाके ये मामला बैलेंस हो गया। तो उस वक्त भी रशिया जो है हमारे साथ खड़ा था। सो दैट्स आवर स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप गोज बैक देयर। सेकंड, न्यूक्लियर फील्ड में, आप न्यूक्लियर फील्ड में देखिए उन्होंने जितना हेल्प किया, वो जितना बोलूं मैं उतना कम है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हमें दखलंदाज कर दिया चाइना ने। इसके बावजूद हमारे जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो रशिया ने हमें यूरेनियम काफी हद तक दिया। आफ्टर कनाडा ने रोक लगा दिया, राइट? तो वी हैव गॉट हेल्प इन द न्यूक्लियर फील्ड फ्रॉम रशिया। ओके, अगर आप उससे पहले भी देखेंगे, भिलाई स्टील प्लांट हुआ या आईआईटी हुआ कानपुर में, ये सब रशिया के मदद से ही बने हैं। हमारे काफी स्टील प्लांट, स्टील सेक्टर जो है रशिया के मदद से बने हैं। तो हमारा जो रिश्ता है काफी गहरा रिश्ता है। हमारे लिए रशिया ने बहुत बार अगेंस्ट बाकी दुनिया के साथ वीटो किया फॉर सपोर्टिंग इंडिया इन द यूएन। और यहां तक अभी भी वो बोल रहे हैं कि इंडिया शुड बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन। तो आप इतना इफेक्ट हमारा रिलेशनशिप है। एक और रिलेशनशिप मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल महसूस किया हुआ है। ये बात है कि 15 साल पहले हम गए हुए थे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी एक जमाने में पार्ट ऑफ यूएसएसआर रशिया था। तो हमारे साथ एक लड़की थी एसएलओ, हम एक ग्रुप में गए थे, एक आर्मी ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ग्रुप में। तो एलो, उसका नाम था इंदिरा। तो मैंने पूछा, यार इंदिरा का नाम क्या है? वो रशियन लड़की थी।
तो कहते हैं नहीं, हमारा नाम तो हमारे पिताजी ने इंदिरा रखा। मैंने कहा क्यों रखा? कहते हैं वो इंदिरा गांधी से प्रभावित हुए और इंदिरा रखा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर उसको हिंदी वगैरह नहीं आती थी, पर अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छे स्वभाव की इंदिरा। और मैंने फिर बात करते करते उसने बताया, भाई सर हमारे यहाँ हर तीसरा चौथा लड़की को इंदिरा के नाम लगा दिया उन दिनों में, क्योंकि इतना प्रभावित है एज अ यू नो पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप बोलो या पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर रिलेशनशिप, और उसी रिलेशनशिप के लिए हम रशिया को मदद कर रहे हैं। हम ये भी बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई मत करो, पर आपको हम सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि रशिया कोलैप्सेस, राइट? एंड इट इज in our interest also to buy Russian oil from, I mean, cheaper oil which is in the market to meet our requirements. So this relationship, this is the speciality of our relationship. I hope I made that clear. जी बिल्कुल, जी आपने बहुत अच्छे ढंग से ये भी हमें बताया। अब देखिए रशिया पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और रशिया का जो बिजनेस मॉडल है देश का, वो इंटरनेशनल धारे से डिफरेंट है। रशिया यूक्रेन पे चढ़ाई करने से पहले इंटरनेशनल धारे का हिस्सा था, वेस्टर्न वर्ल्ड को ज़रूरत थी, यूरोप डायरेक्ट गैस खरीदता था, डायरेक्ट तेल खरीदता था। तो अब रशिया इंटरनेशनल जो एक पूरे का पूरा धारा है, मेन स्ट्रीम जो है, उसमें से आउट है। फिर रशिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी सॉर्ट ऑफ डिक्टेटोरियल है। इन हालात में आप समझते हैं कि रशिया अपनी पावर को मेंटेन रख पाएगा, अपनी इकॉनमी को मेंटेन रख पाएगा? क्योंकि बैलेंसिंग द वर्ल्ड में जो 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उसमें से रशिया एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और दूसरा बड़ा शायद इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो क्या इस सिचुएशन में रशिया खुद अपने पाँव पे खड़ा रह सकेगा वेस्ट की इतनी बड़ी ऑपोजिशन के बावजूद? राइट। एविडेंस क्या है, एविडेंस के ऊपर बात करते हैं। पिछले 2 साल से तो कड़ा है, और यहाँ तक कि उसका पिछले 2 साल में सबने सोचा कि सैंक्शंस लगाने के बाद और वेस्टर्न सिस्टम से आउट करने के बाद रशिया विल कोलैप्स, वेयरएज द इकोनॉमी हैज नॉट कोलैप्स, और उनका एक्सपोर्ट्स भी कम नहीं हुए और सब कुछ चल रहा है आगे। इसका कारण कुछ है, ये कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया जो है इसी तरीके से आप देखिए, इट्स अ सरप्लस नेशन, रिसोर्सेज सरप्लस में है, इसके पास मिनरल सरप्लस में है, इसके पास पानी सरप्लस है, बिजली सरप्लस है, यहाँ तक ऑयल सरप्लस है और टेक्नोलॉजी सरप्लस है। नेट नेट रशिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एवरीथिंग, एंड people need Russian technology, which is far cheaper than the Western technology for their own daily thing. And आप ये भी देखिए कि Russia is a derivative state of the old USSR. जब USSR था, USSR का इन्फ्लुएंस काफी लंबा चौड़ा था। जितने देशों में USSR का इन्फ्लुएंस था, अभी भी उन देशों में रशिया का इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से इंडिया में है। सिर्फ फर्क यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस भी रशिया के ऊपर काफी है, राइट? अगर आप वहां जाओ तो आपके साथ सलूक जिस तरीके से किया जाता है वो अलग है, राइट? आई हैव गॉन ऑल ओवर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो रशिया विल नॉट, रशिया इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग मेरे हिसाब से। इनफैक्ट अगर रशिया और चाइना की तुलना करेंगे तो चाइना इज वीकर, क्योंकि चाइना के पास ना तेल है। हाँ, एक और चीज रशिया सरप्लस है, वो फूड है। व्हीट एक्सपोर्ट करता है, वो हर एक चीज एक्सपोर्ट करता है वो। आप चाइना देखिए, चाइना का ट्रेडिंग ठीक है, इसका कम्युनिस्ट सिस्टम ठीक है, बट इसके पास ना तेल है, आजकल तो इसके पास खाने का सामग्री नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी है, पानी का किल्लत है चाइना के अंदर, और बहुत चीजों को चाइना का किल्लत है। चाइना इज एक्चुअली, अगर आप देखेंगे, इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग। जी जिनपिंग का रोना यही है कि भाई आत्मनिर्भर हो जाए, जिस तरीके से रशिया आत्मनिर्भर है।
रशिया का इकोनॉमी कम छोटा हो सकता है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी। तो हमें कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि रशियन इकोनॉमी टिक पाएगा कि नहीं। अगर रशिया और चाइना के बीच में अगर कोई देश टूट सकता है, वो है चाइना। क्योंकि चाइना का प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स अलग हैं, वो जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई सोचता है कि ये चाइना बड़ा पार्टनर हो जाएगा रशिया के अगेंस्ट और रशिया छोटा पार्टनर हो जाएगा, ये भी गलत फहमी है। ओके, लाइक आई सेड, बोथ नीड ईच अदर। चाइना नीड्स रशियन टेक्नोलॉजी, एंड रशिया का एक खासियत है, वो किसी को टेक्नोलॉजी देते नहीं है। हमें भी नहीं दिया इन्होंने, ना वो चाइना को देंगे। वो प्रोडक्ट्स देंगे पर टेक्नोलॉजी देते नहीं है। राइट? तो उनके पास टेक्नोलॉजी पावर है, उनके पास तेल है, पानी है, खाने का सामग्री है, सब कुछ सरप्लस है। तो इट इज अ वेरी स्ट्रांग पावर, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। जी अच्छा, अब हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देख रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड वो नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। वेस्टर्न वर्ल्ड का तो एक मॉडल था कि वो ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, मुझे याद है 30 अगस्त 1991 को जब सोवियत यूनियन सॉर्ट ऑफ टूटा, तो मैं वहाँ पे था और हमें वहाँ पे बैठ के ये लग रहा था कि अब ये मॉडल शेक हो गया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि रशिया फिर अपने पाँव पे बहुत उम्दा तरीके से खड़ा है और वेस्टर्न वर्ल्ड पीछे गई है। तब हमें यूँ लगता था कि अब वेस्ट दुनिया की द सोल, द ओनली सुपर पावर है। अब जो खुद साउथ चाइना वाले कह रहे हैं कि अब वेस्ट नहीं है, सिर्फ वेस्ट इज़ लेड बाय यूएस, इज़ वन कॉर्नर, भारत इज़ ऑन द अदर कॉर्नर, चाइना इज़ ऑन द थर्ड कॉर्नर, रशिया इज़ ऑन द फोर्थ कॉर्नर। तो वेस्ट का अपना फ्यूचर क्या है? क्या वो उस तरह की पावर रहेगा? देखिए, वेस्ट जब हम बोलेंगे, यहाँ मोटे मोटे तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है यूएसए, एक हिस्सा है ईयू यानी यूरोप कंप्लीट, तीसरा हिस्सा है जापान ऑस्ट्रेलिया, जो वेस्टर्न पैसिफिक नेशंस हैं। ओके, जहां तक वेस्टर्न पैसिफिक नेशंस हैं, इनका इकोनॉमीज काफी स्ट्रांग है। चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो या जापान ले लो, ये वीकन नहीं होंगे। और ये हर वक्त यूएसए के लाइन बंद हो जाएगा इनका। ये जो भी यूएसए बोलेगा वो यही करेंगे। जहां तक यूएसए की बात है, यूएसए विल रिमेन स्ट्रांग। यूएसए विल रिमेन द फॉरमोस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका पता रहा है और इसका ये सिस्टम है। और अगर आप देखिए, जब भी यूएसए को धक्का लगा है, चाहे वो ग्रेट डिप्रेशन के वक्त पर, या ब्रेकअप ऑफ कोल्ड वॉर के दौरान, या आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या आफ्टर ट्विन टावर्स कोलैप्स, या आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या आफ्टर द पेंडेमिक, ये क्या है, ये इनको धक्का तो लगा है पर हर वक्त आगे निकल आते हैं। क्योंकि यूएसए के पास टेक्नोलॉजी है। इनका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो सब, ये मानना पड़ेगा, ये दुनिया में सबसे आगे है। इनके पास इमिग्रेशन पॉलिसी है, इट कीप्स देयर पॉपुलेशन गोइंग, बढ़ता रहता है पॉपुलेशन। ओके, एंड इनका एक कल्चर है ऑफ हैविंग इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके पास तकरीबन 108 या 109 बेसिस हैं ग्लोबली, इनका मिलिट्री फैला हुआ है। राइट? बहुत लोग भूल जाते हैं कि दे वेंट टू द मून इन 60s। राइट? वो उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी आगे है। अगर फ्यूजन एनर्जी को काबू करने में कोई देश के पास क्षमता है, वो सिर्फ यूएसए है। तो इनके पास ये है, इनके फाइनेंशियल सिस्टम इन्होंने जिस तरीके से बना लिया, वो टूटेगा नहीं उतना आसानी से। राइट? और इनके जो आइकॉन्स हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट बोलो या अमेजोन बोलो या गूगल बोलो, और इनका द टेक्नोलॉजी डोमेन, दे डोमिनेट। सो अमेरिका विल नॉट गो बैक। धक्का लगेगा, इनका पोर लीडरशिप आएगा। अभी चाहे ट्रम्प हो या बाइडेन हो, इनका दौर ऐसा चल रहा है कि इनका लीडर थोड़ा
वीक होगा, बट ओवरऑल यूरोप यूएसए विल कीप प्रोग्रेसिंग, बट द वीक पॉइंट इज यूरोप। यूरोप के पास एनर्जी नहीं है। आजकल क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि अगर आपको याद है तो पिछले साल या ऊपर साल इनके पास पानी भी नहीं था, गर्मी बढ़ गया था। तो देयर सिस्टम्स आर नॉट यूज्ड टू इट, दे हैव टू इन्वेस्ट। इनकी इकोनॉमी इज डाउन है, इनके इकोनॉमी सारे इस साल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके पास मैन पावर नहीं है। बेस्ड ऑन द अमेरिकन एंड द नाटो सिस्टम, इनका खुद का क्षमता मिलिट्रीली डाउन हो गया है। और आफ्टर द breakup of the Soviet Union and Cold War, they had tremendous linkages with Russia for energy. वो ब्रेक डाउन हो गया है और उनके पास ऑल्टरनेट एनर्जी का सिस्टम है ही नहीं। तो वेस्ट में अगर आप देखेंगे ये जो तीन हिस्से हैं, इसमें द प्रॉब्लम इज ईयू। ईयू में क्या होगा उसके ऊपर होगा कि क्या वेस्ट चलेगा या नहीं चलेगा। एक और बात है, वेस्ट में इनका राय बिकॉज ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर अलग अलग है। आप इनके राय देखिए ऑन गाजा एंड इजराइल, इनके अलग अलग विभिन्न विभिन्न राय हैं, इनके अंदर जो है वो यूनिटी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होगा वेस्ट के अंदर, बट यूएसए विल रिमेन एट द पोल पोजीशन। यूएसए इतने आसान नहीं है यूएसए को हटाना, और खास करके इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना को डिक्लाइन में हो रहा है। नो, आई एम नॉट एनालाइज चाइना, बट इफ आई कैन एनालाइज चाइना आई कैन टेक अनदर 10 days, बट आई विल गिव यू इन 2 minutes। चाइना का बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है उसका आबादी घट रहा है। ऑलरेडी उसके आबादी, देखिए देश जो है ना लोगों से बनता है, रॉबोट से नहीं बनता, या टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, या एआई से नहीं बनता। लोग, राइट, आफ्टर ऑल लोग होते हैं जो देश बनाते हैं। और चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन है उसका आबादी घट रहा है, और आबादी जो है बुढ़ापे में जा रहा है, और बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, औरतें खास करके शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम, और ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, दे हैव नॉट गॉट अ सॉल्यूशन फॉर इट। इनफैक्ट ये कम्युनिस्ट सिस्टम की वजह से ही ये हुआ है, तो इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनके पास, इनका इकोनॉमी डाउन है बहुत वजह से, और इनका प्रॉपर्टी का पूरा डाउन है, बिल्कुल डाउन है। 30% ऑफ देयर इकोनॉमी इज प्रॉपर्टी, और 30% ऑफ $17 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन जितने भी आप देखो, तो वो $6 ट्रिलियन टिक है, बीमार है। तो ये उभर के नहीं आएगा चाइना इतना जल्दी। तो चाइना ही एकमात्र देश था जो यूएसए को टक्कर कर सकता था, वो भी थोड़ा लड़खड़ा रहा है। इसीलिए तो उसने जाके रशिया जैसे देश के साथ गठबंधन किया है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की कि किस तरह चाइना भी सफ़र कर रहा है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि टेक्नोलॉजी में, कैपिटलिज्म में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका आज भी आगे है। यूरोपियन यूनियन सफ़र कर रहा है, मगर यूरोपियन यूनियन को अमेरिका की बहरहाल मदद हासिल है। मगर ये तय है कि अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड अब सोल सुपर पावर नहीं है। अब 4 बड़े स्टेक होल्डर हैं, और इसके साथ साथ भारत, जिसको ग्लोबल साउथ कहता है, बहुत सारे देशों का एक जो एक तरह से जो यूनियन है, जो भारत से एडवाइस लेता है, वो भी उभर रहा है। अफ्रीका को भी अब बड़ी इम्पोर्टेंस मिल रही है। ईरान के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं रूस के साथ भी, भारत के साथ भी, और चाइना के साथ भी, और अलग अलग ताल्लुकात हैं ईरान के। और दूसरी तरफ वेस्ट ने ईरान को एक रोग स्टेट के तौर पर अलग से आइसोलेट कर रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में ईरान कैसे अपने आप को चेंज कर पाएगा? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ईरान की जो रजीम है वो बहुत रेग्रेसिव है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मगर उसकी रेग्रेसिव होने के बावजूद इस बात का भी क्रेडिट ईरान को जाता है कि ईरान की इसी रजीम ने तीनों बड़ी ताकतों के साथ, भारत, चाइना और रूस से ताल्लुकात भी बड़े अच्छे रखे हुए हैं।
तो ईरान इस सारी इक्वेशन में कहाँ फिट होता है और कहाँ अनफिट होता है या मिसफिट होता है? या अगर आप 2 दिन पहले ये सवाल पूछते तो मैं बताता कि ईरान इज द हब ऑफ वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स टुडे। क्योंकि ईरान वो गाजा वॉर को भी कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी कंट्रोल कर रहा था, और रेड सी बबल मंडप वाटरवे को भी कंट्रोल कर रहा था, रशिया को भी मदद कर रहा था, और चाइना इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईरान फॉर ऑयल, और एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर ईरान, राइट। एंड वो अपना न्यूक्लियर डिवाइस रेडी है उनके पास। देयर वन स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे फ्रॉम गोइंग न्यूक्लियर। और उसने इसराइल को भी काफी संकेत दे दिया कि भाई आपका हद इतना ही है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल फॉर ईरान, एंड ईरान वाज कमिंग अप एज अ पावर। इट वाज कमिंग आउट ऑफ अ शैडो। I think it was becoming a power in its own right. But of course, its economy is small. There are a lot of problems in Iran. जैसे आपने बोला कि regressive regime है, so they cannot actually fully actuate and utilize their power the way इस तरीके से भारत करता है। भारत का economy is very big. But ये जो अभी हुआ है, इनका प्रेसिडेंट रईसी का निधन, इन दैट एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट बोल लो या असैसिनेशन, वो अलग बात है, बट वो जो भी है वो है ही नहीं। तो दे माइट बी अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी इन ईरान, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो इसीलिए है कि इनका जो अयतुल्ला खमेनी है वो 85 वर्ष के हैं, और खुद प्रोस्टेट कैंसर है उनको, और उनका हेल्थ ठीक नहीं है, right? So he was looking to make Raisi as the supreme leader, और उनके खुद का सन को प्रेसिडेंट बनाने चाहते थे। वो प्लान में कुछ तब्दील होगा, और उसमें ये बात यह है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ, इनका फॉरेन मिनिस्टर भी गुजर गया। तो ये नहीं हो सकता कि एक ही झटके में सुप्रीम लीडर भी बदली हो जाए, प्रेसिडेंट भी बदली हो जाए, और फॉरेन मिनिस्टर भी बदली हो जाए। वो हो नहीं सकता। अगर ऐसे हुआ तो उस देश में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, या अगर इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, कुछ दिन के लिए दब के बैठना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये सब कार्रवाई, जो नया प्रेसिडेंट आने का और नया फॉरेन मिनिस्टर का, अगला 50 दिन में इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन में कौन शरीक हो सकता है, वो इनका गार्डियंस काउंसिल जो 12 मेंबर हैं, जिसमें 6 नॉमिनेटेड बाय खमेनी है, वो चुनेंगे। वो खैर उनका ये अंदरूनी मामला है, बट दे विल हैपन। ये एक मौका है जो दोज पीपल हु आर अगेंस्ट दिस रिजीम टू डू समथिंग। आपको याद है तो 1 साल पहले इनके काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, वुमेन्स मूवमेंट चला, उनका वो लेडी है अमीनी, उसको शी डाइड इन कस्टडी। So there is an underlying problem in Iran, and this problem can be exploited by the West. अभी, right? Naturally, Iran में जो revolutionary council है, they will not allow it to happen. They will try their best not to allow it to happen, right? But in this process, मेरे ख्याल में जब तक नया प्रेसिडेंट ना आए और स्टेबल ना हो, कुछ हद तक ईरान हैज टू प्ले अ सॉफ्ट हैंड। उसके बाद क्या आकार होगा, हाउ विल खमेनी कंटिन्यू, इट इज सन हु इज नॉट वेरी पॉपुलर, हिज सन इज नॉट पॉपुलर, देयर आर डायनामिक्स व्हिच हैव कम टू द फोर। आई थिंक ईरान विल टेक इट्स टाइम। Iran has got a lot of depth. After all, it's a civilizational power. It's a power, civilizational power है। आप चाहे उसको अच्छा कहो या ना कहो, अलग बात है। तो but I think at this point of time, Iran has to restabilize itself, and that will take the minimum of 5-6 months.
एंड ये भी उस वक्त है जब लड़ाई जारी है गाजा के अंदर। तो देयर लॉट, इट्स अ इंटरेस्टिंग टाइम, वील हैव टू सी वेयर ईरान स्टैंड्स। बट जहां तक हमारा सवाल है, हम इंडिया और ईरान के संबंध अच्छे हैं, एंड वी नीड टू कीप इट दैट वे। बहुत आखिर में चलते चलते मैं फिलिपाइन को भी थोड़ा सा टच करना ओके, चाहता हूँ, ब्रीफली या अगर से प्लीज। टच करूँगा। इसलिए नो कि नो नो, आपने कोई पीछे नहीं। जिक्र किया कि भारत का शिप भी है वहाँ पे, और चाइना को ये बात पसंद भी नहीं। चाइना फिलिपाइन को ललकार भी रहा है, और फिलिपाइन भी खड़ा है, और फिलिपाइन के साथ भारत की भी सपोर्ट है और यूएस की भी सपोर्ट यूएसए, है। इस कॉम्प्लेक्स इशू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिलीपींस का जो रवैया विद चाइना जो है वो बदली हुआ था जब इनका नया प्रेसिडेंट फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर टुक ओवर लास्ट ईयर। तब से, उससे पहले रॉबर्टो डुटर्टे और जी जिनपिंग का कुछ अनरिटन समझौता हो गया था कि भाई आप इतना कर सकते हो, हम यहाँ करेंगे, और ये है ये। बट many people in Philippines felt that had compromised Philippines sovereignty. And Marcos Jr. Didn't like it. So he started standing up to China. और उसमें पिछले साल उसने बेसिंग राइट्स दे दिया यूएसए को फॉर 4 बेसेस इन फिलीपींस। एक जमाने में स्यूबिक बे में यूएसए का एक बड़ा बेस हुआ करता था, और at the beginning of the century वो बंद कर दिया। And when China was part of the US alliance, I would say alliance, चाइना और यूएसए का संबंध अच्छे थे, तो वो बेस हट गया वगैरह वगैरह। अब प्रॉब्लम्स आ गए, और प्रॉब्लम शुरू हुआ पिछले साल, जैसे शुरू हुआ मार्कोस के साथ, तो मार्कोस ने यूएसए को बेसिंग राइट्स दे दिया। जब से ये बेसिंग राइट्स दे दिया, यहाँ यूएसए का मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ गया है, और उसके तहत चाइना का भी मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ गया है। और चाइना और फिलीपींस के बीच में एक किटपिट चलता आ रहा है पिछले 6 महीने से, राइट। और उसके साथ साथ ताइवान का भी कहानी है। तो वहां अगर आप देखेंगे तो चाइना इज ऑल ऑफ अ सडन, जो पिछले साल नहीं था, suddenly faced with Philippines. It is also faced with Taiwan problem, also with Japan. So actually China has got fixed there. But China is doing what it is. China is an aggressive nation. वो कर रहा है। जहां तक फिलीपींस का सवाल है, फिलीपींस का सपोर्ट इंटरनेशनली अभी यूएसए के साथ तो है ही। जैसे मैंने बताया आपको, पिछले महीने इन्होंने एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया था, हाउ टू रीटेक अ आइलैंड इफ इट इज लॉस्ट। बेसिकली इफ चाइना कैप्चर्स एन आइलैंड, हाउ टू रीटेक इट बैक। यहां तक इन्होंने पूरा एक्सरसाइज भी किया था, जो चाइना देख रहा है उसको भी समझ में आ रहा है। तो चाइना, फिलीपींस has come into the foreground, and Philippines has now said, okay, we will increase our relations with Japan, military and diplomatic relations. They've improved their relations with Taiwan, क्योंकि ताइवान और फिलीपींस बगल बगल में है, और ताइवान और फिलीपींस के बीच में एक चैनल है, बाशी चैनल, और वो बाशी चैनल अगर बंद हो गया तो चाइना कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट फर्स्ट आइलैंड चेन, राइट। प्लस फिलीपींस केम टू इंडिया and they've taken BrahMos from us. They've given calling rights to, for ships to go to Philippines. हमारे कुछ ऑफिसर्स फिलीपींस जाते हैं पढ़ने के लिए, मिलिट्री ऑफिसर्स। In fact, one of the officers I'm in touch with to help him out in his thesis. They are helping us out. Their officers come here for studying. So this equation is on. इसके साथ साथ उस इलाके में there is an important player called Vietnam. हाल ही में पिछले एक महीने पहले मैंने रिपोर्ट देखा कि फिलीपींस भी उस इलाके में आइलैंड बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स। उनके भी क्लेम्स हैं उधर। और फिलीपींस और यूएसए के मेल मिलाप अच्छा हो गया, और
फिलीपींस और वियतनाम का भी मेल मिलाप अच्छा हो गया, वियतनाम और यूएसए का भी मेल मिलाप अच्छा हो गया। सो देयर इज अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कमिंग इन द वेस्टर्न पैसिफिक। इनफैक्ट जिसको इंटरेस्ट है गनर शॉट में आके देखिए, 29 तारीख को 29th को वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक आई एम गेटिंग एन एक्सपर्ट, मेरा गुरु थे वो, ब्रिगेडियर अरुण सहगल, वो उनको मैं अपना गनर शॉट में बुला रहा हूँ। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द वेस्टर्न पैसिफिक अराउंड चाइना। जिसको इंटरेस्ट है आप देखिए। तो ये है फिलीपींस का पूरा कहानी। बहुत बहुत या शुक्रिया। फ़िलिपीन की आपने बात की, जिसको हम उर्दू में और समटाइम हिंदी में भी फ़िलिपाइन भी बोलते हैं, फिलीपाइन और बोलते हैं। इंटरनेशनली फ़िलिपीन के नाम से जाना जाता है। और बड़े ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इंटरेस्टिंग इश्यूज़ हैं, और दुनिया वैसी नहीं है जैसी कभी थी, बदल चुकी है। और भारत भी बहुत आगे जा चुका है, और आने वाले दिनों में सर आपका वक्त हम और भी लेते रहेंगे, चूँकि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं इन इलाकों में, ये दुनिया का आधे से बड़ा इलाका है, वो बहुत डीप हैं। और मुझे ये बातचीत करते हुए एहसास हुआ कि 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है आपके साथ बातचीत करते हुए, लेकिन हर बार अगर 1-1 घंटा बात करेंगे तो कुछ बात खोलेंगे। नो प्रॉब्लम। मैं थैंक यू मैं सर। बताना चाहता हूँ, अगले महीने मैं यूएसए में हूँगा। अरे वेलकम। 17 तारीख से 1 महीने के लिए मैं रहूंगा। तो उस वक्त अगर हमारा टाइम जोन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, और भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कल कल हम बात कर रहे हैं हमारा पुराना डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जनरल विनोद भाटिया, उनके साथ गनर शॉट के ऊपर हमारे नेबरहुड देशों का स्कैन कर रहे हैं कि आज के दिन क्या है। तो जो शरीक होना चाहते हैं, आइए गनर शॉट में 8 बजे शाम को। हर वक्त हर रोज कुछ न कुछ ऐसे बात चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम व्यूअर्स को फिर याद दिलाते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीआर शंकर जी का गनर शॉट जो है, ना सिर्फ यूट्यूब का चैनल है, बल्कि वो एक थिंक टैंक है, और उसमें बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे और इन सब बातों पे। आप इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बाकायदगी से इनके शोज़, इनके एनालिसिस वॉच करते रहें। बट लास्ट आई वांट टू से श्योर। सब दर्शकों को प्लीज सब्सक्राइब टू टैग टीवी, बिकॉज आई लाइक टैग टीवी। मैं हर रोज टैग टीवी 10-15 मिनट कम से कम देखता रहता हूँ। थैंक यू सर। राइट। ये बड़े एंड ऑनर की इट बात है। गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। एंड ताहिर भाई का इंस्पिरेशन मैं लेता हूँ कि वो बिल्कुल निष्पक्ष बात सही तरीके से वो आपके सामने पेश करते हैं। थैंक यू एंड गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वी रियली अप्रिशिएट। व्यूज़, बातचीत सुनी आपने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीआर शंकर साहब की। उन्होंने बहुत इन डेप्थ दुनिया के जो 4 बड़े स्टेक होल्डर्स इस वक्त हैं, यूएस, भारत, चाइना और रशिया, इस क्वाड पे बातचीत की, और इसके साथ साथ उन्होंने हमें उस रीजन की भी और वर्ल्ड वाइड जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो भी एक्सप्लेन की। मैं ये समझता हूँ कि आज की बातचीत मस्ट वॉच बातचीत है, और आप ये ज़रूर देखें। ये ऐसी बातचीत है जो टाइम से भी बियॉन्ड है। आज अगर हमने रिकॉर्ड की है, आपने कल देखी, 2 दिन बाद देखी इस बातचीत को, और अगर आप इसको देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ये इसी तरह रेलेवेंट रहेगी जिस तरह हमने इसको रिकॉर्ड किया। आप टैग टीवी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ गनर शॉट को भी सब्सक्राइब कीजिए, और टैग टीवी के इसी यूट्यूब चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। टैग टीवी की एप्स आप एंड्रॉयड, एप्पल, अमेज़ॉन और रॉको पे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन वॉच अस 24/7 थ्रू आवर एप्स। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.